तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा एविडेंसेस ऑफ अर्थ मैग्नेट, कि ये एविडेंस कौन कौन से एविडेंस है जिससे हम ये प्रूव करेंगे कि अर्थ मैग्नेट है। और इसके साथ साथ इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके ऊपर क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल आते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, नीट हो, आईआईटी जेईई हो। उसमें क्या आता है कि मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हमें ये टॉपिक पता होना चाहिए। तो इन सबसे पहले आप अपने छोटे से चैनल एमएस पथेरिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेडी हो सब? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ और जो भी मैं लिखवाता जाऊं उसको लिखते रहना। देखिए एविडेंसेस, सबसे पहला एविडेंस क्या था? अगर मैं किसी मैग्नेट को सस्पेंड कर दूं, सस्पेंड का मतलब क्या है? फ्रीली सस्पेंड, ऐसे होता फ्रीली सस्पेंड। अगर मैं धागे से बांध के, किसी ये मैग्नेट है, मैं इसको धागे के बांध के छोड़ दूं तो किस डायरेक्शन में आके ठहरेगी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ये बात तो मैं पहले भी बता चुका हूं। तो सबसे पहला एविडेंस तो यही है कि अगर मैं किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करता हूं तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आके ठहरती है, वो अपने आप को सेट कर लेती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। सबसे पहला तो एविडेंस यही है। तो क्या कहता है? इफ we freely suspend the magnet, then it sets itself in north south direction। किस में सेट कर लेती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। इसका कहने का मतलब यह है कि आप एक धागा लीजिए और आपके लैब में जो मैग्नेट है उसको बिल्कुल फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए, यानी कि उसको बांध के ऐसे छोड़ दीजिए, तो वो किस डायरेक्शन में आके ठहरेगी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके ठहरेगी। तो सबसे पहला एविडेंस जो साइंटिस्ट ने दिया यही बताया था कि अगर मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके ठहरती है तो इसका मतलब अर्थ एक मैग्नेट का काम कर रही है, इसलिए किसी पर्टिकुलर पोजिशन के ऊपर आके वो ठहरती है। रैंडमली कहीं क्यों नहीं ठहरती, पर्टिकुलर में ठहरती है, इसका मतलब अर्थ एक मैग्नेट है। इसके बाद सेकंड एविडेंस आया। सेकंड जो एविडेंस आया वो क्या कहता है? अगर हम किसी आयरन के, मान ले कोई लोहे का टुकड़ा लिया, उसको मैं धरती के अंदर, अर्थ के अंदर ब्रीड कर दूं, दबा दूं, तो कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में घूम गया। मान लिया जाए आपने रैंडमली कहीं पे कर दिया, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नहीं थी, आपने दबाया उसको, पर जैसे कि साउथ वेस्ट में दबा दिया या उसकी पोजीशन ईस्ट वेस्ट कर दी, तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि वो नॉर्थ साउथ, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मान लिया जाए ये नॉर्थ, ये है नॉर्थ, ये साउथ है, हमने उस टुकड़े को ऐसे रख दिया, तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे तो ये टुकड़ा ऐसे मिलेगा नॉर्थ साउथ में। तो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये किसका काम कर रही है? अर्थ मैग्नेट का काम कर रही है, जिसके कारण उसने क्या किया? नॉर्थ को नॉर्थ और साउथ को साउथ की तरफ लेगी, और हमने एक्चुअल में रखा ऐसे था। दूसरा एविडेंस ये रहा। तो क्या बोलता है? इफ वी ब्रीड ए iron piece inside the earth, then after some time it sets itself into north south direction। किस में कर लेगा? north south direction। and iron piece behave as like magnet। और कुछ समय के बाद वो आयरन का पीस भी किसकी तरह बिहेव करेगा? मैग्नेट की तरह। तो पहले पार्ट में बताया मैंने, पहला एविडेंस में बताया कि अगर मैं किसी आयरन को फ्रीली सस्पेंड करता हूं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके ठहरती है। दूसरा पार्ट मैंने बताया अगर मैं किसी आयरन के पीस को ब्रीड कर दूं किसके अंदर? अर्थ के अंदर, तो वो किस डायरेक्शन में सेट हो जाती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अब वो आयरन का पीस कुछ समय बाद एक मैग्नेट की तरह भी बिहेव करना स्टार्ट कर देता। ये कुछ एविडेंसेस हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। यहां पे हम कह नहीं सकते कि 100% वर्किंग है, हम मान रहे हैं, ले रहे हैं कि ये एविडेंस है, ऐसा बताया साइंटिस्ट ने, तो उन सब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड था। इसके बाद थर्ड एविडेंस देखिए,
थर्ड जो एविडेंस है वो क्या कह रहा है कि आपको पता है कि बाहर से कॉस्मिक सारी रेज ही तो आती है सन से, आप सबको पता है यूवी रेज भी आती है, ये एक्स रेज भी आती है, गामा रेज आती है, यूवी रेज आती है, कॉस्मिक रेज आती है, रेडियो वेव्स आती है, सब वेव्स आती हैं। तो क्या कहता है कि बाहर के स्फीयर जिसको एक्सोस्फीयर करते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, इससे आती हैं। तो मान लिया जाए एक्सोस्फीयर से ये आई कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज आई, और यहां पे कौन है, एयर भी होते हैं, नाइट्रोजन भी होता है, सारी जो गैसेस प्रेजेंट होती है आपको पता है, नाइट्रोजन भी होती है, एयर भी होती है, जिसके अंदर एयर के अंदर नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, हीलियम भी, लिथियम में सारी गैसेस तो प्रेजेंट होती है। तो एक कॉस्मिक रेज आएंगी, इसके ऊपर नाइट्रोजन के टकराई या ऑक्सीजन के ऊपर टकराई, इसको आयंस में बदल देंगे, आपको पता होगा आयंस बना देती है। अगर कोई हाई पेनिट्रेटिंग रेज आती है, अगर वो किसी मॉलिक्यूल के ऊपर या पार्टिकल के ऊपर टकराती है, वो क्या बना देंगी, आयंस बना देंगे। एक पॉजिटिव आयंस बना दिया, नेगेटिव आयंस बना दिया, ऐसे ही तो होता। मान लिया जाए H2O है, इसका क्या बना देगी, H और OH, इसका पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव, तो आयन बन गया H पॉजिटिव H नेगेटिव। अब ये नेगेटिव आयन मूव करेगा, और जैसे ही नेगेटिव आयन का मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वो क्या बनाएगा, करंट बनाएगा, और करंट बनेगा तो मैग्नेट बन जाएगी, क्योंकि उरस्टेड ने क्या बताया था, अगर कहीं पे करंट फ्लो हो रहा है तो वो क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एक्सोस्फीयर से कॉस्मिक रेज आती हैं वो क्या कर देती है, आयन पेयर बना देती हैं, जिसके कारण क्या होगा, उसके अंदर करंट फ्लो करेगा, और करंट के कारण अर्थ किसका तरह बिहेव करेगी, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तो लिख देंगे कॉस्मिक रेज कमिंग फ्रॉम exosphere and it ionize the air into ions, and due to motion of these ion ये चलेंगे, भागेंगे, एक दूसरे के साथ भागेंगे, due to motion of these ions magnet is produced, show earth behave as magnet। तो मैग्नेट प्रोड्यूस होगी, जिसके कारण अर्थ किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो इस सारे पार्ट में आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, फ्रीली सस्पेंड करती नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, अगर हम ब्रीड करते आयरन पीस को नॉर्थ साउथ के साथ साथ, तो कुछ समय बाद मैग्नेट बन जाता। तीसरा, कॉस्मिक रेज आती है किससे, एक्सोस्फीयर से, वो एयर को आयनाइज कर देंगे, वो आयंस जब मूव करेंगे, ऐसे रैंडमली मूव करेंगे तो करंट बनाएंगे, और करंट से क्या हो जाएगा, मैग्नेट बनेगा। तो ये पॉइंट था तीसरा, जो एविडेंस देता है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का काम करता है। आप इस बात को नकार नहीं सकते कि कॉस्मिक रेज आती हैं, एयर होती है, आयंस बनते हैं, मूव करने से करंट मूव करेगा, करंट से मैग्नेट बनेगी, ये सब बातें होती हैं, इसलिए हम इसको एविडेंस के तौर के ऊपर ले रहे हैं। तो 3 डिस्कस किए, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, चौथा एविडेंस इसका डिस्कस करते हैं। अब चौथा एविडेंस कहता है कि आपको पता होगा कि आयरन का अमाउंट अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा होता है, मोल्टन आयरन। आपने सुना होगा आयरन की खदान होती हैं, लोहे की खदानें होती हैं, वो अर्थ के अंदर ही तो मिलता है। मतलब जो मोल्टन स्टेट में आयरन है वो अर्थ के अंदर प्रेजेंट है। इसके साथ साथ आपको यह भी पता, मोल्टन स्टेट का मतलब होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। जैसे कि आपने अगर सॉलिड आयरन लिया तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो मूव करेंगे, पर मोल्टन स्टेट में ज्यादा स्पीड से करेंगे। अब आप कहोगे कि सर क्यों, क्योंकि आपको पता आयरन एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि करंट उसके अंदर से फ्लो करता है। किसी भी पीस के अंदर करंट फ्लो कब करता है, जब इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है, तो एक गुड कंडक्टर होगा, और आयरन अर्थ में प्रेजेंट होता, आपने ये भी बात पता है। तो क्या होगा, अर्थ अब घूमती भी है। देखो पहली बात तो मोल्टन आयरन होगा, मोल्टन आयरन अर्थ की कोर में प्रेजेंट है, ये आपको पता, निकालते हैं, खदानों से निकालते हैं। उसके साथ साथ अर्थ क्या करती रहती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो अर्थ के घूमने के साथ साथ वो मोल्टन आयरन घूमेगा, मोल्टन आयरन के साथ इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, और इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो करंट बनेगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन। कैसे, इस बात को समझिए। ये होगी अर्थ, इस अर्थ में कंप्लीट क्या होगा, आयरन मोल्टन। अब ये रोटेट कर रही है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे आयरन के अंदर वो भी मूव करेंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन में कौन आएगा, करंट आएगा, और करंट आएगा तो उसके कारण कौन बनेगा, मैग्नेट। उरस्टेड के एक्सपेरिमेंट ने बताई थी। तो ये एक एविडेंस है। इस एविडेंस में हम कौन क्या लिखेंगे, चौथे एविडेंस में, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट अर्थ हैव large amount of molten iron in molten state, large amount of iron in
molten state. As earth is rotating, as we know that as earth is rotating its own axis, then iron, molten iron लिख सकते हो तुम, molten iron also rotate due to which earth behave as a magnet, जिसके कारण क्या करती है, मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। क्यों? क्योंकि उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा और मैग्नेट के कारण इसका मतलब अर्थ किसकी तरह बिहेव करेगी, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। मोल्टन आयरन होता है बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर, और जब मोल्टन आयरन मूव करता है तो करंट मूव करेगा, और करंट मूव करेगा तो उसके कारण मैग्नेट होगा, और इसलिए अर्थ किसकी तरह बिहेव करेगी, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तो ये था हमारा फोर्थ एविडेंस जो हमें साइंटिस्ट ने बताया था। बकायदा आज तक हमें यह नहीं पता है एक्चुअल के अंदर कि इसके पास अर्थ जो है, इसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है या मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ये कैसे करती है। सिर्फ ये कुछ आइडियाज हैं जो कुछ साइंटिस्ट ने दिए, जो हम यूज कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये हैं, एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, बस कुछ तरकीबें लगाई जा रही हैं, बताया जा रहा है। तो पढ़ते रहिएगा, चिंता मत कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट एविडेंस लेते हैं। कोई खास बड़ा एविडेंस नहीं है। कुछ साइंटिस्ट क्या कहते हैं, कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, ह्यूज मैग्नेट दबा रखा है आयरन अर्थ की कोर के अंदर, यानी कि जो हमारी अर्थ है उसकी कोर में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, जिसके कारण किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। वो कोई खास बात नहीं है कि ये बात बताना, साइंटिस्ट का कहना कि ह्यूज मैग्नेट इन द कोर ऑफ ए अर्थ सो इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट की तरह, ये बात है। तो 5 एविडेंस मैंने बता दिया आपको, बारी बारी सर 5वां एविडेंस क्या है। According to some scientists, there is a huge magnet in the core of Earth, due to which Earth behave as like a magnet की तरह बिहेव करती है। ठीक है, इसके बाद कुछ बेसिक बातें जो अर्थ के बारे में पता होनी चाहिए। देखिए, ये होगी लगभग गोल नहीं होती, कुछ अंडाकार सी होती है जो है उसको। देखिए, अगर हम बात करें ये एक्सिस बात कर लिया, तो ये क्या होगा, NG, यानी कि जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल एक्चुअल का जो अर्थ का है, इसलिए हम इसको जियोग्राफिकल नॉर्थ कहते हैं। ये कौन हो जाएगा, जियोग्राफिकल साउथ हो जाएगा, SG। दिस इज द जियोग्राफिकल नॉर्थ, दिस इज द जियोग्राफिकल साउथ। इसके बाद अगर हमने मैग्नेट को रख दिया तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ और ये हो जाएगा मैग्नेटिक साउथ। दिस इज द मैग्नेटिक साउथ और दिस इज द मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, ये हो जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस इज द मैग्नेटिक साउथ, जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं जियोग्राफिकल, इसको क्या लिखेंगे, WG, जियोग्राफिकल वेस्ट, और ये हो जाएगा EG, जियोग्राफिकल ईस्ट। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ये ईस्ट, ऐसे लेना हमें, इसको याद रखना। इसको ये आपके काम आएगी जब न्यूमेरिकल सोल्व करोगे। इसको वेस्ट लेने, उसको ईस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल साउथ, जियोग्राफिकल वेस्ट और जियोग्राफिकल ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार देखिए हमारे पास 4 दिशाएं होती हैं, 4 डायरेक्शन होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल साउथ, ये क्या हो जाएगा, जियोग्राफिकल वेस्ट, जियोग्राफिकल ईस्ट हो जाएगा। इसके पास हमारे पास जो मैग्नेट होते हैं उसके पास क्या होते हैं, नॉर्थ साउथ, तो मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। ये इसके बारे में छोटी छोटी बातें हैं जो आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इसके साथ अगर मैं एक बार मैग्नेट लूं, ये बार मैग्नेट ले लिया, ये साउथ, ये नॉर्थ, यहां पे हमारे पास पोल स्ट्रेंथ होती है कुछ, यहां पे हमारे पास पोल स्ट्रेंथ होती है कुछ। अगर आप सेंटर में जाओगे ना इसके, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल कितना होता है, 0, यानी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल कितना होगा, 0। किसके, इसके मिड में। याद रखना क्यों होगा, क्योंकि जितना मैग्नेटिक फील्ड ये यहां पे लगाएगा उतना ही यहाँ पे, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यानी कि इसके कारण इसकी डायरेक्शन मान लिया इस तरफ होगी, इसके कारण इस तरफ होगी, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। और कैंसिल आउट करने के कारण बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो याद रखना, अगर सेंटर के ऊपर बिल्कुल पूछे बार मैग्नेट के, वहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल कितना होता है, 0 के बराबर होता है। ये बात पता कर ली, एविडेंस ले लिए। अब इसके बाद कुछ बेसिक बातें और हम पता करेंगे ताकि जो हेल्पफुल है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। देखिए,
इसके बाद हम लेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, दो टर्म को एक्सप्लेन करेंगे, एक मैग्नेटिक मेरिडियन और एक जियोग्राफिकल मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन पहली टर्म और दूसरी टर्म जियोग्राफिकल मेरिडियन। इन दो टर्म को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये होगी हमारे पास एक मैग्नेट, इसका ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया। फ्रीली सस्पेंड करने के बाद यहां से जो प्लेन पास होगा, इसमें से जो प्लेन पास होगा उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन एक प्लेन होता है विच इज पासिंग थ्रू ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। इसको यहां से टाइट करके फ्रीली सस्पेंड कर दिया, और फ्रीली सस्पेंड करने के बाद इस मैग्नेट में से जो प्लेन पास होगा उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन एक प्लेन होता है, जैसे कि एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, जेड एक्सिस। एक एक्स एक्सिस का प्लेन, एक वाई एक्सिस का, एक जेड एक्सिस, वो प्लेन होते हैं ना अलग अलग। उसी प्रकार मैग्नेटिक मेरिडियन भी एक प्लेन होता है, और वो पास होता है किसके थ्रू, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट के थ्रू पास होता है। उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ प्लेन पासिंग थ्रू axis of freely suspended मैग्नेट। देखिए ये मैग्नेट जो है, हमने इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया, और इसका एक्सिस ये रहा। इस एक्सिस में से जो प्लेन पास हो रहा ना, इसी प्लेन को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये हेल्पफुल करेगी आगे जो टॉपिक आने वाला है, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ प्लेन पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, इसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे। दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है। दूसरा होता है जियोग्राफिकल मेरिडियन। जो जियोग्राफिकल मेरिडियन होता है वो ये होता है, कौन सा, जियोग्राफिकल मेरिडियन। जियोग्राफिकल मेरिडियन, हाँ तो बच्चों ये हो जाएगा कौन सा, जियोग्राफिकल मेरिडियन। ये कहां से पास हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, जैसे कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, जब ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी ना, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में से जो पास हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, जियोग्राफिकल मेरिडियन। जो प्लेन फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट के एक्सिस में से पास हो उसको मैग्नेटिक मेरिडियन। जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है बट वो रोटेट कर रही है, उस रोटेशन ऑफ एक्सिस में से पास हो, उसको हम क्या कहते हैं, जियोग्राफिकल मेरिडियन। तो क्या कहेंगे, जियोग्राफिकल मेरिडियन इज अ प्लेन passing through axis of rotation of freely suspended magnet। ठीक है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, उसके अंदर से जो पास होगा उसको हम क्या कहेंगे, जियोग्राफिकल मेरिडियन कहेंगे। तो दो बताए मैंने, मैग्नेटिक मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए ये मैग्नेट है और मैंने अपने हैंड से इसको धागा मान लो फ्रीली सस्पेंड कर दी। इस फ्रीली सस्पेंड से जो इसमें से जो प्लेन पास होगा, ये प्लेन पास हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे। इसके बाद ये रोटेट करना, देखिए ऐसे रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है ऐसे, देखिए पहले ऐसी थी, अब इसको रोटेट करा दिया। जैसे ही इस रोटेशन ऑफ एक्सिस, ये रोटेट कर रहा है, इस रोटेशन ऑफ एक्सिस में से एक ऐसे प्लेन पास होगा, इस प्लेन को हम क्या कहेंगे, जियोग्राफिकल मेरिडियन कहेंगे। तो यही बताया, जो इसमें से पास हो रहा मैग्नेटिक मेरिडियन, जो इसमें से पास हो रहा उसको जियोग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं। तो ये दो टर्म आपको पता होनी चाहिए। इससे पहले जो डायग्राम बना उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, और एविडेंसेस ऑफ अर्थ इज मैग्नेट, ये भी मैंने आपको बताया। तो चलिए इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अर्थ, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब तक हमने इसका बेसिक किया, अब जो टॉपिक बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है वो उसके ऊपर आएंगे। उसके ऊपर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है
कि मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ क्या होता है। यानी कि कोई भी चीज हम इस दुनिया में करते सबसे पहले तो उसके बारे में ही पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो चलिए करते हैं, फिर बताते हैं क्या होगा। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, वो एलिमेंट मैग्नेट के जो पूरे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उनको एक्सप्लेन कर सके। यानी कि अभी अभी हमने क्या देखा, हमने बताया कि जो अर्थ है वो एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट है तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, उसके पास डायरेक्शन भी होगा। उन सब को जो एलिमेंट एक्सप्लेन करते हैं उसी को मैग्नेटिक एलिमेंट कहते हैं। तो क्या कहेंगे, दीज आर द एलिमेंट्स which completely describe the magnetic field and direction of earth मैग्नेटिक फील्ड किस किस को एक्सप्लेन करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड को और डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन बात कर रही है, कौन सा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। इसलिए हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, अर्थ के मैग्नेटिक एलिमेंट जो इसको एक्सप्लेन करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, अर्थ। अब आपको पता है एक बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, उसके एक्सिस के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर, एनी पॉइंट के ऊपर उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क आता, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती, ये सब डिस्कस किया था। उसी प्रकार अर्थ भी तो एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट की वही सब प्रॉपर्टी जो एक्सप्लेन करता है उसको मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ कहते हैं। बड़ी इजी लैंग्वेज के साथ, इससे इजी फिजिक्स मेरे हिसाब से कहीं नहीं हो सकती। देखिए कितने टाइप्स का होते हैं, दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स, ये 3 टाइप्स के मैग्नेटिक एलिमेंट होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं। वो सबसे पहला जो मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये इंपॉर्टेंट होता है। एक बात मैं आपको बता दूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100%, बोर्ड एग्जाम में 100, सीबीएसई बोर्ड में 100% क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, थीटा से लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। किससे नोट करते हैं, थीटा से। सेकंड होता है एंगल ऑफ डिप या कहते हैं इंक्लिनेशन। इसको किससे लिखते हैं हम, डेल्टा से लिखते हैं। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को थीटा से, एंगल ऑफ डिप और इंक्लिनेशन को किससे लिखते हैं, डेल्टा से। थर्ड हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट, ठीक है। तो तीनों कंपोनेंट हैं जो कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन के बारे में। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि एक अर्थ है, हमारे पास जो अर्थ है उसका मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन के बारे में डिस्क्राइब करना हो तो कौन करेगा, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, जिसके अंदर कौन कौन सा आता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों कंपोनेंट एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले पॉज करके आप इसको उतार लीजिएगा कंप्लीट को, ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी हो जाए। तो चलिए उतार लिया, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, एक्सप्लेनेशन को बड़े अच्छे से समझोगे तुम। देखिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये होगा, इसको समझिएगा, ये ASPK, इसको दे दो तुम, L ले लिया ना, L, इसको दे दो नाम ML नाम। तो आ गया ना इतना समझ में। देखिए ये, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम जियोग्राफिकल मेरिडियन, इसको कहेंगे हम जियोग्राफिकल मेरिडियन, और इसका नाम होगा हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। जियोग्राफिकल मेरिडियन होगा और एक हो जाएगा हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। दोनों कंपोनेंट हमने ले लिए। इसके बाद देखिए
यहां पे जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। अब आपको इसको समझने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, मैं उसको इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाऊंगा। देखिए कैसे समझना, आपको देखते जाइएगा। देखिए जैसे कि ये बुक है, ये बुक होगी, इस बुक के ये दो पार्ट ऐसे कर लिए मैंने, ये बुक है, इस बुक के पार्ट कर लिए। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको कहेंगे जियोग्राफिकल, डायग्राम को इसके साथ मैच करते रहिए। दिस इज द जियोग्राफिकल मेरिडियन, तो ये होगा जियोग्राफिकल मेरिडियन। ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, यानी कि ये जियोग्राफिकल और ये मैग्नेटिक। अब इन दोनों एलिमेंट का एक कंपोनेंट तो होगा, रिजल्टेंट तो होगा। ये रिजल्टेंट इस तरफ आपको पता होगा कि एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, तो इसका रिजल्टेंट इस तरफ होता है। यहां पे क्या किया, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, तो इनका रिजल्टेंट इस तरफ, तो मतलब ये टोटल रेजिस्टेंस इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है ना बात? क्या समझाया मैंने समझाया कि जैसे कि एक बुक है, इस बुक के हिसाब से आप समझो, ये कौन सा कंपोनेंट होगा, जियोग्राफिकल मेरिडियन, ये कौन सा होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। जियोग्राफिकल और मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। अभी बताया था ना थीटा, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन हो जाएगा। इसके बाद की बात क्या है, इन दोनों का, इसका ये और इसका ये, इनका रिजल्टेंट ये रहा, ये रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बनाया इसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा कहेंगे। क्या कहेंगे, डेल्टा। फिर से एक बार बता रहा हूं, ये बुक है, ये कंपोनेंट जियोग्राफिकल, और ये वाला कौन सा होगा, दिस इज द ये जियोग्राफिकल, नीचे वाला मैग्नेटिक मेरिडियन। इन दोनों के बीच के एंगल को एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, तो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या होगा, इट इज द एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। इसके बाद एंगल ऑफ डिप ये रहा। अब इसके बाद ये जो हमारे पास ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इस तरफ इसका कंपोनेंट होगा बी एच कोस डेल्टा। देखिए डेल्टा है, ये कंपोनेंट होगा बी। जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन दोनों का रिजल्टेंट आ गया बी, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा। इस बी का एक कंपोनेंट इस तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बी एच कोस डेल्टा, एक इस तरफ जिसको हम क्या कहेंगे, बी वी इज इक्वल टू में बी कोस डेल्टा। ये हो जाएगा बी एच इज इक्वल टू में हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट बी कोस डेल्टा, बी कोस डेल्टा। इस तरफ कौन बचेगा, बी साइन डेल्टा, कोस लिख दिया क्या यहां पे भी, साइन डेल्टा, बी साइन डेल्टा, ये होगा। मैं सीधी सी बात फिर से आपको बता रहा हूं, और उस बात में क्या हो जाएगा आप देखते रहिएगा। एक कंपोनेंट अर्थ का ये रहा जिसको हम क्या कहते हैं, जियोग्राफिकल, दूसरा कंपोनेंट ये रहा जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक। इन दोनों का रिजल्टेंट ये रहा, इस चौक से मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट दिखा दिया जिसको मैंने बी से लिखा। अब क्या होगा, ये बी और इसके बीच का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप। किस किस के बीच है, टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब एक इस तरफ होगा बी कोस डेल्टा, इस तरफ होगा बी साइन डेल्टा, तो ये हो जाएगा। इसको समझना बहुत जरूरी था। तो सबसे पहली डेफिनेशन एक्सप्लेन करेंगे, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। डेक्लिनेशन क्या होता है, देखिए तो लिखेंगे, इट इज द एंगल बिटवीन किस किस के बीच, जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक दोनों के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन कहते हैं। और किससे डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा थीटा, इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन कहेंगे। इतनी बात समझ आ गई, किस किस के बीच, इसके बीच और इसके बीच का। दूसरा हमारे पास कौन हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप और इंक्लिनेशन किसको डिनोट करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं इसको। अब ये किस किस के बीच होगा, यहीं से डेफिनेशन लिखनी है। दिस इज द एंगल बिटवीन द टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये कंपोनेंट कौन सा है इसका, हॉरिजॉन्टल। आपको पता है ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होती है, ये डायरेक्शन वर्टिकल होती है। तो एंगल ऑफ डिप किस किस के बीच का एंगल है, इट इज द एंगल बिटवीन द टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, टोटल कंपोनेंट, इन दोनों के बीच के एंगल को तो लिख देंगे, इट इज एंगल बिटवीन टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड
field and horizontal component of earth magnetic फील्ड। ठीक है, किस किस के बीच बताया? टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप कहते हैं। इसमें कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं, आपको दिख रहा है। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल और मैग्नेटिक मेरिडियन। एंगल ऑफ डिप किस किस के बीच? टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वो वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो दोनों एक्सप्लेन कर दिए। उतार लीजिए जल्दी से, स्क्रीन को पॉज करके और उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इसके बाद अगला थर्ड कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या लिखेंगे? हॉरिजॉन्टल का मतलब इट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, तो वही तो है हॉरिजॉन्टल को, तो हॉरिजॉन्टल ही लिखेंगे। लिख दो, इट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बस यही बात तो लिखनी है। ये हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिख दिया। अब इसके बाद देखिए, जो हमारे पास बी था, ये टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड था। इसके दो कंपोनेंट हमने बनाए थे बी के। कौन कौन से? एक तो बनाया था हमने बी एच कोस डेल्टा, वो रहा। दूसरा हमने बताया था बी वी साइन डेल्टा। बी वी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। अब ठीक है, अब देखिए ये थे इसके दो कंपोनेंट। इसको हम कौन सा कहेंगे? बी एच। इसको हम कौन सा कहेंगे? बी वी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी कोस डेल्टा, वर्टिकल कंपोनेंट बी साइन डेल्टा। ठीक है, अब हमने क्या करना है? ये इक्वेशन नंबर हमने क्या ले ली? फर्स्ट, और इक्वेशन नंबर ये क्या ले ली? सेकंड ले ली। बी के दो कंपोनेंट लिए, एक कंपोनेंट हमने लिया बी एच, और बी एच को हमने कितना लिख दिया? बी कोस डेल्टा। दूसरा कंपोनेंट बी वी, बी साइन डेल्टा। तो क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहली और दूसरी इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो। पहली इक्वेशन को करो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू में बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखिए कोस स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा? कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू में किसके बराबर? बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। अब कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर पता होगा ना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू में बी एच स्क्वायर प्लस में बी वी स्क्वायर। अब इसको निकालेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आएगी? बी की वैल्यू आएगी बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर और इसके ऊपर रूट। तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किया हमने, कुछ भी नहीं किया। फर्स्ट को बी कोस डेल्टा को बी एच, बी साइन डेल्टा को बी वी, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड करेंगे तो कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा 1, बी स्क्वायर बचा, बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, और बी निकालेंगे तो उसके ऊपर क्या चला जाएगा? अंडर रूट। तो ये आ गया बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द दिस। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके इसको उतार लीजिएगा, आपके काम की चीज है, बहुत काम आएगी। उतार लिया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसी के ऊपर। क्या होगा? हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड मानी थी अब तक। एक इक्वेशन में बी एच बी कोस डेल्टा, दूसरे में बी वी बी साइन डेल्टा, इसके बराबर माना था। अब हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड कौन थी? बी वी इज इक्वल टू में बी साइन डेल्टा, यही तो थी। और फर्स्ट इक्वेशन कौन थी? बी एच डिवाइड बाय में बी कोस डेल्टा, बी कोस डेल्टा। अब बी से बी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बी वी बाय में बी एच कौन बचा? साइन बाय कोस कितना होता है? tan डेल्टा होता है, तो ये बचेगा बी वी बाय बी एच tan डेल्टा। अगर हमसे कोई पूछे एंगल ऑफ डिप कब? जब वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल गया हो तो दोनों को डिवाइड करके निकाल सकते हैं, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थे मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ
और उसके साथ साथ जियोग्राफिकल और मैग्नेटिक मेरिडियन, उसमें डिस्कस किया एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। उसके साथ साथ हमने बताया एविडेंसेस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं। तो देखिए ये कंप्लीट वीडियो था जिसके अंदर हमने ये सब थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस किया। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं जो बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम अब न्यूमेरिकल का काम करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। इससे पहले हमने कंसेप्ट को समझा। ये कंसेप्ट इससे इजी तरीके से और हो नहीं सकता, मैंने बिल्कुल इसको इजी बना के आपके सामने पेश करने की कोशिश। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होगा, फाइंड आउट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड at angle of dip is 60 डिग्री, जहां पे एंगल ऑफ डिप की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 60 डिग्री के बराबर होगी। एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.3 घोस। ठीक है, मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला भी होती है, घोस भी होती है। यहां पे ये सीजीएस सिस्टम में यूनिट दे रखी है, हम टेस्ला में जब यूज करते हैं तो एसआई, इन्होंने सीजीएस में दे रखी है। ठीक है, तो अब ये क्या करा, इसका हमें सॉल्यूशन करना। देखिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड आउट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस क्वेश्चन में वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो बी की फाइंड आउट करनी है। एंगल ऑफ डिप मतलब डेल्टा दे रखा है, कितने डिग्री का 60 डिग्री। एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.3 जी, यानी कि बी एच की वैल्यू 0.3 जी। अब इस क्वेश्चन में ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि पहले ही उन्होंने अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दिया, और जब दे दिया तो आपको ध्यान में तुरंत आ जाना चाहिए अगर आपने अच्छे से डेरिवेशन किया है कि ये होता बी कोस डेल्टा। प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको पहले से अगर ये पता होगा, आपने अच्छे से लर्न कर रखा होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि बी एच इज इक्वल टू बी कोस डेल्टा और बी वी इज इक्वल टू बी साइन डेल्टा। ये दोनों बातें बताई, तो इसके अंदर फॉर्मूला सर्च करने की जरूरत नहीं है, छोटी सी बात थी जो पहले से गिवन थी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना दे रखा, रख दो वैल्यू 0.3 जी इज इक्वल टू में घोस में दे रखा। मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है क्योंकि सीजीएस में है तो सीजीएस में आ जाएगा, एसआई में लेते तो एसआई में आ जाता। कोस डेल्टा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है कोस 60 कितना होता है 1/2, तो रख दीजिए 0.3 जी, ये कोस 60 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू में बी। अब कितना हो जाएगा 0.6 घोस इज इक्वल टू में बी। तो जो अर्थ का हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आ जाएगा 0.6 घोस के बराबर। ये सीजीएस में आया हमारे पास। ठीक है, एसआई में होता तो टेस्ला में यूनिट होती, सीजीएस में है तो इसलिए घोस में यूनिट है। कुछ नहीं करना था, फार्मूला पता करना था। और जो ये क्वेश्चन बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ, क्यों आया हुआ, क्योंकि बच्चे को फार्मूला नहीं पता चलता और यहां पे गिवन है डायरेक्ट बी कोस डेल्टा। बच्चे कोई और फार्मूला बी वी बाय बी एच इज इक्वल टू में tan डेल्टा लगाते फिरते, सोचते रहते हैं कि हॉरिजॉन्टल तो दे दिया, वर्टिकल कहां से निकाले, ये भी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई आपसे अब इसी क्वेश्चन में पूछ ले, इसके साथ साथ फाइंड आउट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बी, यानी कि किसकी वैल्यू बीवी की वैल्यू बताओ। इसी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में इसने आगे बढ़ा दिया कि पूछ रहा है कि बीवी की वैल्यू बताओ वर्टिकल कंपोनेंट। आपके पास तो हॉरिजॉन्टल है तो कैसे निकालोगे, तो निकालते हैं। देखिए अब इसके बाद आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि हमने निकाला था b इज इक्वल टू में बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर अंडर द रूट। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं इस रूट को हटाऊंगा, इस तरफ स्क्वायर, इस तरफ बी एच स्क्वायर प्लस में बी वी का स्क्वायर। अब मुझे निकालना बी वी, तो बी वी का स्क्वायर ये इस तरफ आ जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस में बी एच का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए b कितना आया 0.6, तो 0.6 का स्क्वायर, BH कितना है गिवन है पहले 0.3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 0.36, इसका करेंगे 0.09। अगर 36 में से 9 गया कितना बचेगा 25 बचेगा, तो 0.25, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा 0.25, ये हो जाएगा।
उस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, आईक्यू लेवल, पुअर से पुअर स्टूडेंट इसको समझ सकता है। इस हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन उठा रखे हैं, इस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं, इससे इजी आपको कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं मिल सकती। तो इसलिए कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहिएगा, तभी आपका कल्याण हो सकता है, ऐसे कल्याण नहीं हो सकता। जितने भी देवी और सज्जनों देख रहे हो, तो कंप्लीट कंसेप्ट के साथ बने रहोगे तभी आपका काम बनेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज √3 times the horizontal component. Find out the angle of dip. किसको फाइंड आउट करें हम? एंगल ऑफ डिप को। इस क्वेश्चन में ये बोला है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है, देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहला ही काम, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज √3 times द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि ये कह रहा है कि बीवी की वैल्यू √3 times ऑफ BH हो जाएगी। अगर बीवी की वैल्यू निकाले तो √3 times ऑफ BH है। फाइंड आउट द एंगल ऑफ डिप, और पूछ क्या रहा है, डेल्टा को फाइंड आउट करो। अब आपके पास कोई ऐसा फार्मूला आपको देना रहा जिसमें BV, BH और डेल का यूज हुआ हो? अरे लास्ट में ही तो किया था। क्या किया था? एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको B cos डेल्टा, एक कंपोनेंट वर्टिकल जिसको B sin डेल्टा, दोनों को डिवाइड तो किया था, BV बाय में BH, तो क्या हुआ था, B sin डेल्टा बाय में B cos डेल्टा, इतना ही था। ये B से B कैंसिल, यहां पे कौन बचा, साइन बाय कोस, tan डेल्टा बचा था। अब वर्टिकल कंपोनेंट √3 times ऑफ BH, और नीचे कौन, BH से BH कैंसिल, बचा कौन इस तरफ, tan डेल्टा। अब आप एक बात बताओ, tan डेल्टा इज √3, अब कितने एंगल के ऊपर इसकी वैल्यू √3 होती है? 60 डिग्री। आपको पता है tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 tan 60। कंपेयर करेंगे तो डेल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। tan डेल्टा आ गया √3। अब हम उस ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे, जो टेबल होती है उसमें ये ढूंढेंगे कि tan की किस वैल्यू के ऊपर, किस एंगल के ऊपर √3 होती है, तो हमें मिला 60 डिग्री। तो डेल कितना आ गया, 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप कितना आ गया, 60 डिग्री। तो बड़े इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा एक पेंच है जो इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा टाइट कर रखा है, उसको आपको सुधारना है और आपको पता करना है, और कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब आपको यह पता चल गया कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डिस्कस कर दिया, तो ये फार्मूला डायरेक्ट आपके माइंड में आना चाहिए। कौन सा ऐसा फार्मूला है जो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एंगल ऑफ डिप को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, बैलेंस बना रहा है, उसके बीच रिलेशन बना रहा है। सीधा से ही तो बात बोल रहा है, सब कुछ तो बोल रहा है। सोल्व कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, और क्वेश्चन नंबर 3 ये अलग डिग्री का होगा, ये इनसे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3, साउथ ऑफ वेस्ट, इन what direction it should be steered तो चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका जो है पार्ट का करते हैं, उसके बाद हम विश्राम देंगे वीडियो को। देखिए बड़े मस्ती के साथ देखिए, ए शिप इज रीच ए प्लेस 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, यानी कि इसका कहने का मतलब है एक शिपमैन है, वो चला रहा है नौका को, ऐसे चला रहा है, चलाने के बाद कहां पहुंचा, 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ऐसे ऐसे जाके 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट पहुंच गया। ठीक है, इन व्हाट डायरेक्शन इट शुड स्टीयर्ड, यानी कि किस डायरेक्शन में इसको चलाए, इफ एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एट द प्लेस इज 60 डिग्री वेस्ट, यानी कि जब ये 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट पहुंचा तो किस डायरेक्शन में स्टीयर करे ताकि ये जो एंगल है 60 डिग्री वेस्ट के साथ। इसको कंप्लीट डायग्राम बनाएंगे ना तब समझ आएगा, मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन, बड़ा मजा आएगा। करते हैं हम एक सवाल, थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, डरना मत। ये कौन है, ये कौन है, ये हो जाएगा नॉर्थ, और कौन सा, जियोग्राफिकल।
पहले भी बताया था ये कौन सा एक्सिस होता है, जियोग्राफिकल एक्सिस होता है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि शिप इज रीच एट प्लेस 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, यानी कि जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल साउथ, जियोग्राफिकल वेस्ट और ये जियोग्राफिकल ईस्ट हो जाएगा। ये शिप कहां पे पहुंची, 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, यानी कि 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ये 20 डिग्री, यानी कि यहां से कितने डिग्री के ऊपर, 20 डिग्री। यही तो बोला प्लेस 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट के साउथ में, इस वेस्ट के साउथ में 20 डिग्री, इस वेस्ट के साउथ में, ये वेस्ट है, इसका साउथ 20 डिग्री के ऊपर। स्टेटमेंट बोल रही वही लिख रहा हूं मैं, ये मैंने पहले ही बताया, दिस इज अ जियोग्राफिकल एक्सिस होता है जो नॉर्थ का, ये साउथ का, ये ईस्ट का, ये वेस्ट का, पहले ही बता चुका। क्वेश्चन ने बोला है शिप इज रीच ए प्लेस 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, इस वेस्ट के साउथ में पहुंच गया ना, पहुंच गया, ये पहुंच गया यहां पे पहुंचने के लिए ये किस डायरेक्शन में स्टीयर करे, किस एंगल पे स्टीयर करे ताकि एंगल ऑफ डेक्लिनेशन कितना बने, 60 डिग्री वेस्ट। क्वेश्चन अब बोल रहा है कि यहां पे इस पे पहुंचने के लिए किस डायरेक्शन में कितने एंगल पे स्टीयर करे ताकि ये जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है वो 60 डिग्री वेस्ट बने। जियोग्राफिकल एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा ये 60 डिग्री, ये बना 60 डिग्री, ये वेस्ट 16 डिग्री। इस जियोग्राफिकल डिक्लिनेशन, जियोग्राफिकल एक्सिस, यहां पे एंगल 60 डिग्री बनना चाहिए, ये कितना क्या करें वो करें, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन ने बोला इट शुड स्टीयर्ड इफ द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एट दैट प्लेस इज 60 डिग्री। इस प्लेस के ऊपर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इस प्लेस के ऊपर बोल रखा है, इस प्लेस के ऊपर यहां पे कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। 60 डिग्री है और यहां तक पहुंचना है, यहां तक पहुंचने के लिए एंगल कितना चाहिए वो आपको पता करना, तो कर लीजिए। अगर मैं ऐसा करूं, देखिए इस पूरे एंगल में से ये पूरा एंगल 90 डिग्री का मैं ऐसा कर लेता हूं, देखिए मैं ऐसा कर लेता हूं कि ये मुझे निकालना है, तो ये पूरा एंगल कितने का, 90 डिग्री। यहीं पे मैथमेटिकली सुलझा लेते, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। पूरा एंगल कितना, 90 डिग्री। इसके साथ कौन ऐड हो रहा, 20, यानी कि ये एंगल 20 डिग्री का। 90 इतना प्लस 20, इसमें से माइनस कितना कर दे, ये वाला, क्योंकि ये वाला नहीं चाहिए हमें। इस डिक्लिनेशन से यहां तक पहुंचना है तो कितना एंगल होगा, किससे, इस डेक्लिनेशन से यहां तक, इसके साथ 60 डिग्री का डेक्लिनेशन बना लिया। यहां पे पहुंचना है जो इससे 20 डिग्री के ऊपर है, तो हमें ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, इस पूरे 90 डिग्री प्लस में ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस 20 110, 110, उसमें से ये घटा देंगे तो आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारे पास एंगल आएगा, जिस एंगल को मैं क्या लिख दूं, फाई, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ये रहा, प्लस में 20 डिग्री, ये रहा। इस पूरे में से ये घटा दूं, देखो इसमें से ये घटा दूं तो ये बच जाएगा ना। क्या कहा, इस पूरे में से कौन घटा दिया, ये घटा दिया, तो ये बच गया। तो माइनस में कितना कर दे, 16, कितना बचेगा, 110 माइनस 16, 94 डिग्री। मतलब फाई कितना आ गया, 94 डिग्री। मतलब ये एंगल कितना होगा, 94 डिग्री होगा नॉर्थ से। किससे होगा, नॉर्थ से, ठीक है। तो कितना होगा, 94 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये नॉर्थ था, इस नॉर्थ के वेस्ट में 94 डिग्री, इस नॉर्थ के वेस्ट में 94 डिग्री। फिर से एक बार समझा देता हूं, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या कहता है कि नौका वाला जा रहा है और वो कहां पे पहुंच गया, 20 डिग्री वेस्ट ऑफ, साउथ ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट के साउथ में, ये जो वेस्ट है इसके साउथ में पहुंच गया यहां पे। अब क्या कह रहा है, इस प्लेस के ऊपर जो डेक्लिनेशन है वो है 16 डिग्री का, ये डेक्लिनेशन 16 डिग्री का ये रहा। अब क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है कि वो कितने एंगल पे स्टीयर करे ताकि यहां पे पहुंच जाए। तो हमें क्या करना है, ये एंगल निकालना। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे एंगल में से ये घटा देंगे। ये पूरा एंगल कितना है, 90 प्लस 20 110, इसमें से 16 घटा दिया तो ये आ गया 94, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। इस नॉर्थ के वेस्ट में कितने डिग्री, 94 डिग्री। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल लॉजिकल क्वेश्चन था, आपको समझने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बैक में जाइए, दोबारा वीडियो को देखिए, दोबारा से इसको रिवाइंड कर कर देखिए ताकि अच्छे से समझ आ जाए। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका IQ लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पे डाला आपके लिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, बस आप अपने चैनल MS पथेरिया, आपका अपना चैनल है, छोटा सा क्यूट सा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर और लाइक कीजिए। लाइक
लाइक भी जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कोई प्रॉब्लम हो तो। सब्सक्राइब करने का एक और मूल कारण, इसी के ऊपर आपको केमिस्ट्री की वीडियोस भी मिलेंगी जो इजी एक्सप्लेनेशन के साथ होगी, आपके आईक्यू लेवल को बढ़ाएगी, आपको एक अच्छा जो है 12th में रैंकिंग के लिए हेल्पफुल होंगी, अच्छे मार्क्स आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्पफुल होगी। तो इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।